कांता अपने फुफेरे भाई गोपाल की बेटी की शादी में आई हुई थी। अचानक उसकी नज़र अपने तलाकशुदा पति केशव पर पड़ी तो वह ठिठक गई। केशव को देखते ही वह तुरंत किवाड़ की ओट में हो गई। वह पूरे 6 वर्ष बाद उसे देख रही थी। भागकर वह कमरे में गई, फिर एक खिड़की को खोलकर चोरी छुपे केशव को देखने लगी। वह बिल्कुल ही थका थका सा दिख रहा था। एक कुर्सी पर बैग रखकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया था। चौक में और भी लोग बैठे थे, मगर उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए वह चुपचाप बैठकर इधर उधर देख रहा था। मगर गोपाल को देखते ही वह खड़ा हो गया, फिर गर्मजोशी से उसके गले मिला। कांता को याद आया वह ऐसे ही उससे भी गले मिला करता था। गले मिलने के बाद दाएं हाथ से पीठ थपथपाने लगा। वही अंदाज उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा कर गया। वह जानती थी गोपाल और केशव बहुत पुराने दोस्त थे। केशव और उसकी शादी करवाने में फुफेरे भाई गोपाल का ही हाथ था। वही तो बिचौलिया था। दोनों तरफ से जब दोनों अलग हो रहे थे, तब भी गोपाल ने बहुत कोशिश की थी उन दोनों का रिश्ता बचाने के लिए, मगर उसके और केशव के बीच झगड़े बहुत बढ़ गए थे। एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया। उसने खिड़की से देखा, गोपाल और केशव धीरे धीरे बातें कर रहे थे। फिर अचानक केशव बैग उठाकर चलने लगा। कांता को एक झटका सा लगा। तो क्या वह इतनी देर के लिए ही शादी में आया था? दोस्त की बेटी की शादी है, एक दिन तो रुकना ही चाहिए था ना। वह झटके से बाहर आ गई। उसने सोचा जा रहा है तो उससे 2 बातें ही कर लूं, मगर उसके बाहर आने से पहले ही केशव घर से बाहर निकल गया था। गोपाल की उस पर नज़र पड़ी तो वह तुरंत बोला, क्या हुआ कानू? वह गोपाल से 10 साल छोटी थी। गोपाल उसे प्यार से कानू कहकर ही बुलाता था। वह देखते हुए बोली, भैया वह आदमी कौन था जो अभी आपसे बातें कर रहा था? गोपाल बोला, अरे उसे नहीं पहचाना क्या? 8 साल तक उसके साथ रही हो। तुम्हारा तलाकशुदा पति और मेरा दोस्त केशव था। इतने में एक लड़के ने आकर सूचना दी कि भाती आ गए हैं, उन्हें कहाँ ठहराएं। फिर गोपाल अपने ससुराल वालों की खिदमत में लग गया। कांता उससे पूछना चाहती थी कि केशव इतनी जल्दी कैसे चला गया, मगर पूछने का अवसर ही नहीं मिला। वह अनमनी सी होकर वापस घर के अंदर चली गई। वह सोच रही थी कि दोस्त की बेटी की शादी में आया, एक रात भी नहीं रुक सकता था। क्या पता नहीं क्यों वह केशव के बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहती थी। उसने दूसरी शादी की या नहीं? अगर कर ली है तो उसके बच्चे कितने हैं? बच्चे याद आते ही उसे अपने बच्चे याद आए। वह 4 बार गर्भवती हुई थी, मगर चारों बार ही उसका गर्भपात हो गया था। 4 महीने से ज़्यादा उसकी कोख में बच्चा ठहर ही नहीं पाता था। अगर उसके चारों बच्चे आज जीवित होते तो कितना अच्छा होता। सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। घर के चौक में जाजम बिछाई जा रही थी। उधर भांति भात लेकर दरवाजे पर खड़े थे। कांता को याद आया कि उसे तो तैयार होना था, मगर केशव के आने के कारण उसका सारा समय सोचने में ही निकल गया। कपड़े बदलने याद ही नहीं रहे। भातियों ने बहन को चुंदरी ओढ़ाई, फिर अंदर जाकर जाजम पर बैठ गए, जहां गोपाल और उसके परिवार वालों का तिलक होना था। मगर अचानक कांता की नज़र केशव पर गई। वह गोपाल के बगल में दरी पर बैठा था। अब वह बिल्कुल तरोताज़ा दिख रहा था। उसने आसमानी रंग का कोट पैंट पहना हुआ था। वह समझ गई गोपाल ने केशव को बाहर कहीं ठहराया है। आसमानी रंग कांता का पसंदीदा रंग था। उसी ने तो केशव से कहा था, आप आसमानी रंग का कोट पैंट पहना करो जी, आप पर बहुत सूट करता है। वह केशव को आसमानी सूट पहने देखकर भावुक हो गई। सोचने लगी, क्या केशव ने उसे दिखाने के लिए आसमानी सूट पहना है? मगर केशव को क्या पता मैं भी शादी में आई हुई हूँ। शायद गोपाल ने केशव को बताया हो कि मैं भी शादी में आई हुई हूँ।
फिर उसने खुद को समझाते हुए बुदबुदाया, आसमानी सूट मेरे लिए ना पहना हो, मगर इतना तो साफ है कि आज भी मेरी यादें दिल में दबा कर जी रहा है। वह आज भी मेरे पसंद के कपड़े पहनता है। केशव को देखकर न जाने क्यों कांता के मन में खुशी का गुब्बार सा फूट पड़ा। वह अंदर गई, फिर केशव के पसंदीदा कलर हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और वर्षों बाद शीशे के सामने खड़ी होकर ढंग से मेकअप किया। पिछले 6 वर्षों में वह सजना संवरना जैसे भूल ही गई थी, मगर आज केशव को देखा तो बावली हो गई थी। उसे एहसास ही नहीं था कि इसके लिए सज रही है। वह वैधानिक रूप से उसका पति नहीं है। भात का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद केशव बाहर अलग बनी बैठक में अकेला बैठा था। कांता से रहा नहीं गया। वह चाय के खाली गिलास उठाने के बहाने से बैठक में चली गई। केशव ने ज्यों ही उसकी तरफ देखा तो देखता रह गया। कांता जानबूझकर उसके करीब से गुजरी। परफ्यूम की खुशबू ने केशव को भाव विभोर कर दिया। कांता कमरे में इधर उधर देखकर खाली कप ढूंढ रही थी और केशव उसी की तरफ देखे जा रहा था। केशव कुछ बोला नहीं तो वह खुद ही बोल पड़ी, कैसे हो केशव? कि जैसे 15 भंग हुई। वह चेपटे हुए बोला, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो कांता? दूसरी तरफ देखते हुए वह बोली, ठीक हूँ। उसके बाद कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। केशव सोच रहा था, यह कितनी दुबली हो गई है, पता नहीं कैसे जिंदगी जी रही है। सज धज कर आई है, मगर पहले जैसी चपलता इसमें नहीं रही। जब साथ थी तब इसकी आवाज़ में भी एक खनक सी रहती थी, मगर अब तो आवाज़ भी जैसे दब गई है। कांता जिन प्रश्नों को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान थी, उसने वही कर डाला। बोली, बीवी बच्चों को भी साथ लाए हो क्या? केशव बोला, दोबारा शादी ही नहीं की तो बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे? यह जानकर न जाने क्यों कांता के हृदय में खुशी का झरना सा फूट पड़ा। केशव ने भी वही सवाल दागा। बोला, तुम्हारे पति और बच्चे? कांता बोली, मैंने भी शादी नहीं की। केशव बोला, क्यों नहीं की शादी? वह बोली, मन ही नहीं करता किसी और की हो जाने का। जवाब सुनकर केशव कुछ बोल ही नहीं पाया। इतने में गोपाल आ गया। बोला, केशव यार, बारात आ गई है, तू देर में जाकर नाश्ते पाने की व्यवस्था देख ले। मगर गोपाल की नज़र ज्यों ही कांता पर पड़ी, वह ठिठक गया। बोला, अरे कानू, तू भी यही है क्या? तुम दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बातें करो, मैं किसी और को भेजता हूँ। मगर केशव खड़ा हो गया। बोला, मैं जाता हूँ, मेरे होते किसी और को भेजने की क्या ज़रूरत है? फिर केशव गोपाल के साथ बाहर चला गया। कांता काफ़ी देर तक अकेली वहाँ खड़ी सोचती रही। स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। सभी लोग दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। पति पत्नी जोड़े से जाकर आशीर्वाद दे रहे थे। जब अकेला केशव स्टेज पर गया तो पता नहीं किधर से आकर कांता भी उसके साथ चल पड़ी। फिर दोनों ने साथ मिलकर दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद दिया। जो लोग उन दोनों को जानते थे वह आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। आपस में बातें भी बनाने लगे कि जब इनका तलाक हो चुका है फिर साथ क्यों खड़े हैं। स्टेज प्रोग्राम के बाद दोनों का मिलना ही नहीं हो सका। दुल्हन के फेरे हो गए। फिर सुबह 4 बजे दुल्हन विदा होकर चली गई। बारातियों के विदा होने के बाद सभी घरातियों की आंखों में नींद थी। इस कारण जिसको जगह जहाँ जगह मिली वहीं सो गए। मगर कांता की आंखों में न जाने क्यों नींद नहीं थी। वह केशव को तलाश करती हुई बैठक में चली आई। इसे संयोग कहो या फिर कशिश। केशव फर्श पर जमीन पर लेटा हुआ था, मगर जाग रहा था। उसके आसपास और कई लोग सो रहे थे, मगर वह न जाने क्यों जाग रहा था। कांता भीतर आकर बोली, क्या हुआ, आप सोए नहीं? उस उठकर बैठ गया और बोला, नींद नहीं आ रही। कांता जल्दी में उसके पास आई, फिर माथा छूते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वर्षों बाद ललाट पर अर्धांगिनी का स्पर्श पाकर
वह अधीर हो गया। बोला, तबीयत तो ठीक है मगर पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। वह उसके पैरों के पास बैठ गई। वह बोला, तुम भी तो जाग रही हो। वह बोली, आप तो जानते हो मैं नींद की कच्ची नहीं हूँ। दिल किया तब आपको देखने चली आई। वह बोला, एक बात कहूँ? वह धड़कते दिल से बोली, क्या? वह बोला, मेरी याद नहीं आती क्या? वह ऐसे ही होकर बोली, भूली ही कब थी। और आपको? वह रोने लगी। फिर हिम्मत करके वह बोला, रह रह कर तुम्हारी याद आती है। थका हारा मैं घर आता हूँ तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई पड़ती है। गरम गरम रोटी खानी है तो रसोई में आ जाओ जी। जब दौड़ कर रसोई में जाता हूँ तो तुम वहाँ मिलती नहीं। रात में तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। अपना हाथ इधर करो जी, मुझे तकिए पर नींद नहीं आती। मगर आंखें खोल कर देखता हूँ तो तुम्हें ना पाकर बेचैन हो जाता हूँ। वह बोली, मैं रोज रोती हूँ आपको याद करके। तलाक हो गया है फिर भी दरवाजे पर नज़र टिकी रहती है कि आप मुझे लेने आओगे। दिन महीने और साल गुजर गए मगर मैं आज भी आपकी रह सकती रहती हूँ। वह बोला, तुम मेरे साथ चल रही हो ना? वह उतावली होकर बोली, अभी चलें? वह बोला, सब लोग सो रहे हैं, अगर कोई जाग जाएगा तो बातें बनाएगा। हम यहाँ से भाग चलते हैं। वह बोली, पहले खड़े होकर गले से लगा लो जी, सब्र नहीं हो रहा। एक हुक सी उठ रही है कलेजे के भीतर। वह भी पागलों की तरह उठा और कांता के गले से लिपट गया। फिर वो दोनों तलाक को तिलांजलि देकर सुबह होने से पहले वहाँ से भाग गई। कहानी ने जरा भी आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ कहानी को शेयर कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।